जय हिंद यारो। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम अफेयर्स बाय आनंद सर में। आज हम पढ़ेंगे फोर्सेस के बारे में। फोर्सेस कितने तरीके की होती है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फोर्सेस के बारे में अगर आप देखेंगे तो फोर्स जो है, फोर्स हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। आज हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती हैं, इनको कैसे पहचाना जा सकता है। तो फोर्सेस की जो कैटेगरी बनती है, ये कैटेगरी बनेगी कॉन्टैक्ट फोर्स, और दूसरी जो बनेगी ये बनेगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने किसी का मोबाइल नंबर लिया तो आप क्या बोलते हैं कि कांटेक्ट करना मुझसे, यानी कि यहाँ फोर्सेस का मतलब क्या है कि कांटेक्ट मतलब किसी को टच करके रखना, यानी आपकी बॉडी से कोई चीज अगर टच है या किसी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी और ऑब्जेक्ट के साथ टच हो रखा है और उसकी वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है उसे कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बिना कांटेक्ट में आए तो ऐसी जो फोर्स होंगी वो कैसी फोर्सेस होंगी? वो होंगी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस के क्या एग्जांपल्स बनेंगे? पहला जो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा मस्कुलर फोर्स। दूसरा जो आएगा वो होगा फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन यही बात जब हम नॉन कांटेक्ट में पढ़ेंगे तो नॉन कांटेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जो पहली फोर्स यहाँ निकल के आएगी वो पहली फोर्स क्या हो जाएगी, जिसकी वजह से ये धरती चारों तरफ घूम रही है सन के, तो ये पहला फोर्स हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरी जो फोर्स हो जाएगी मैग्नेटिक फोर्स। तीसरी जो फोर्स होगी, तीसरी फोर्स जो निकल के आएगी वो हो जाएगी न्यूक्लियर फोर्स। और चौथी जो फोर्स निकल के आएगी वो हो जाएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, चार तरीके की फोर्स आपने पढ़नी है, किसके अंदर? नॉन कांटेक्ट के अंदर। और कांटेक्ट के अंदर आपने तीन तरीके की फोर्सेस पढ़नी है। एक फोर्स हम बाद में बताएंगे जो नॉर्मल फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब शुरुआत करते हैं कांटेक्ट फोर्सेस की। कांटेक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? होप सो आप लिख रहे होंगे साथ साथ में। कांटेक्ट फोर्सेस क्या क्या होते हैं, डिफाइन कैसे करेंगे, इनको जानते हैं पहले। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या है? कांटेक्ट फोर्सेस मतलब these forces act when two objects are in contact with each other। और मतलब क्या निकल के आया सर जी? मतलब तो ये तो किताब में लिखा हुआ, हमने तब भी नहीं समझ में आया, समझाते हैं ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब ये हुआ, जो मैंने एग्जांपल बताया था, चाहे वो बैलेंस फोर्स ही चाहे अनबैलेंस फोर्स ही। जब आप कार को धक्का दे रहे हैं तो आपने क्या किया? कार को टच किया ना। बिना टच किए तो धक्का दे ही नहीं सकते, आप तो क्रिस तो है नहीं कि दूर से ही बस धक्का दे दिया। वैसे ही ये पेन उठाने के लिए मैंने 2 उंगलियों का यूज किया या 3 उंगलियों का यूज किया, ये डस्टर उठाने के लिए मैंने हाथ का यूज किया। इसका मतलब क्या है? डस्टर और मेरे हाथ के बीच में कांटेक्ट हुआ, तब जाके ये डस्टर उठा हुआ है और ये पेन हाथ में मेरे उठा हुआ है, बिकॉज दे आर इन कांटेक्ट विद माय हैंड, यानी मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट में वही चीज यहाँ लिखी हुई है। ये फोर्स तब एक्ट करती है जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होता है, यानी म्यूचुअली कांटेक्ट होना चाहिए।
जैसे फेसबुक फ्रेंड में आता है ना म्यूचुअल कॉन्टैक्ट, ऐसे यहाँ पे म्यूचुअली कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं दूर दूर से कॉन्टैक्ट हो रखा है इन दोनों का, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब इसी कॉन्टैक्ट फोर्सेस में जो पहली फोर्स थी हमने पढ़ी क्या, मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, और मस्कुलर फोर्स का जहां तहां पूरी दुनिया में हर जगह सब जगह यूज है। मस्कुलर फोर्स मतलब मसल्स। ठीक है, मसल्स, अपनी मसल्स के जरिए यानी बॉडी का अगर यूज कर रहे हैं आप, अगर अपनी बॉडी का यूज कर रहे हैं कुछ भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, वो मस्कुलर फोर्स कहलाता है। अगर अपनी बॉडी का यूज आप कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, किसी को धक्का देने के लिए, किसी को गिराने के लिए, या कुछ लिखने के लिए, ठीक है, तो ऐसी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, मस्कुलर फोर्स होगी। यानी when we use muscles or our body to do work on any object by applying a certain force, यानी कोई निश्चित बल आप लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे उसे काम करवाने के लिए। जैसे मुझे गाड़ी चलानी है, अब गाड़ी ऐसी तो है नहीं, ठीक है, गाड़ी ऐसी तो है नहीं कि गाड़ी ऐसी तो है नहीं कि अपने आप ही चल जाएगी। अब इनमें से कोई बोले सर टेस्ला वाली गाड़ी तो अपने आप चलती है, एक बार प्रोग्राम कर दो। प्रोग्राम करता कौन है, प्रोग्राम करता कौन है। अब आप बोलोगे यहाँ तक गाड़ी में सर ऐसा हो सकता है गाड़ी आपके सामने आए, गेट अपने आप खुल जाएंगे, बैठोगे तो बैठोगे, तो आपने अपनी बॉडी का यूज किया ना बैठने के लिए, और जैसे ही आप उस पर बैठे किसी चीज पे, इसका मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया उस चीज पे, यानी बॉडी कांटेक्ट में आई ना, मस्कुलर फोर्स, बॉडी कांटेक्ट में आई, मस्कुलर फोर्स। इसे मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है, मस्कुलर फोर्स, इसे ऐसे पकड़ा हुआ है, मस्कुलर फोर्स। किसी बॉल को आप किक करते हैं, मस्कुलर फोर्स। आप कुछ खेल खेल रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। मोबाइल में पबजी चल रहा है, मस्कुलर फोर्स। अपने आप तो नहीं चलेगा ना, हर जगह मस्कुलर फोर्स का यूज करना है और यूज किया जाता है। अब कोई बोले सर मैं इस पेन में धागा बांध के ना इसे ऐसे उठा दूंगा बिना टच किए, धागा कैसे बांधा, धागा तो हाथ से ही बांधा ना, अब खींच भी तो हाथ से ही रहा है। इसका मतलब मस्कुलर फोर्स से कोई बच नहीं सकता है, ठीक है। इवन ह्यूमन लाइफ या जानवरों की जो भी लाइफ उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। तो मस्कुलर फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट फोर्स है क्या, आपकी बॉडी में जो भी एनर्जी, सेल में जो भी एनर्जी एक्यूमुलेट हो रखी है, रुकी पड़ी है, आपने उसे इकट्ठा कर रखा है, उसके लिए आपने क्या किया है या उसी के बराबर आप फोर्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप एकदम एग्जॉस्टेड फेज में हैं तो आप फोर्स नहीं लगा पाएंगे, फोर्स लगेगा भी तो बहुत ही कम लगेगा, क्यों, एनर्जी लेवल डाउन। तो मस्कुलर फोर्स क्या है, आपकी बॉडी का मसल या किसी जानवर का भी हो सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी का ही मसल। आप घोड़े पे बैठ के घुड़सवारी कर रहे हैं, भैंस गाड़ी चला रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, बग्गी चला रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं ना। इसका मतलब जहां मसल्स का यूज होगा मस्कुलर फोर्स होगा, ठीक, जहां मसल का यूज मस्कुलर फोर्स। दूसरा जो फोर्स आता है वो हो जाता है फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स भैया ऐसा फोर्स है कि इसे नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, और यही से फंसाने वाला क्वेश्चन आता है। मस्कुलर फोर्स से कोई क्वेश्चन नहीं, फ्रिक्शन फोर्स से जरूर कोई क्वेश्चन आता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ये फोर्स हमेशा दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगेगा। बोले सर पहले भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अब भी दो ऑब्जेक्ट के, दो से ज्यादा नहीं हो सकते क्या, बिल्कुल हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं, ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम भी हो सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मतलब ये कि
जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के सरफेस पे हों, एक दूसरे के सरफेस टू सरफेस टच में हों, और उन दोनों ऑब्जेक्ट की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो रही है दूसरे ऑब्जेक्ट पे और दूसरे ऑब्जेक्ट की फोर्स अप्लाई हो रही है पहले ऑब्जेक्ट पे, वो कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन माने होता है यार रगड़ना, ठीक है। आप ऐसे हाथ को ऐसे ऐसे रब करते हैं ना, हाथ हो जाता है गर्म बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा हाथ गर्म नहीं होगा, बिल्कुल भी ठंडा एकदम। चल, फ्रिक्शन फोर्स व्हेन more than one object are in touch with each other and applying force for what? To reduce the motion of the object। ये रही मस्त वाली लाइन, इस पूरे फ्रिक्शन की मस्त वाली लाइन है ये। रिड्यूस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, फ्रिक्शन फोर्स का काम ही यही है कि मोशन को कम करना, मोशन को कम करना, ठीक। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कहाँ? तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कहाँ लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा? तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स is opposite to the direction of motion। opposite to the direction of motion यानी अगर मैं आगे की ओर चल रहा हूं, मैं आगे की ओर चल रहा हूं, तो आपने देखा होगा जूता ऐसे निशान पड़ जाता है पंजों की तरफ, यानी कि जब आप आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आप जमीन को पीछे की ओर धक्का दे रहे हैं। मैं तो चला आगे और धक्का किस तरफ जा रहा है? पीछे की तरफ। आप जब साइकिल चलाते हैं, ये साइकिल का पहिया हो गया, साइकिल का पहिया तो आगे की ओर जाता है इस तरफ अगर डायरेक्शन है, ठीक है, मोशन का डायरेक्शन इस तरफ है। लेकिन ये नीचे वाला मान लीजिए ये रोड है, तो रोड पे जो पहिया है किस तरफ को घिसता है? पीछे की तरफ को। पहिया उस तरफ को घिस रहा है, तभी मोशन, अगर हम ऐसा माने कि दिस वन इज द राइट है, दिस वन इज द लेफ्ट, अगर राइट साइड में मोशन हो रहा है इसका मतलब लेफ्ट साइड में क्या है? फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो सीधा सीधा सवाल ऐसे पूछ लेता है एग्जाम में, अगर साउथ डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लग रही है तो मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा होगा? नॉर्थ में हो रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन। यहां देखो फोर्स अप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे, मोशन हो रहा है राइट साइड पे, हर जगह ही ऐसा रहता है। एक बॉल है, बॉल को आपने फेंका, बॉल आपने ऐसे फेंका, बॉल कुछ दूरी पे जा करके रुक जाती है, ऐसा क्यों? फ्रिक्शन फोर्स। उसी बॉल को अगर आप एक सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे लगाइए या ऐसे सरफेस पे लुढ़काइए या स्लाइड करवाइए, वो सरफेस कैसा होना चाहिए? प्लेन होना चाहिए। या तो शीशा बिछा दो पूरा नीचे, या तो टाइलिंग कर दो, या फिर मार्बल बिछा दो। अब आप बॉल को फेंकेंगे तो बॉल जो है जब तक दीवार नहीं आएगी उसके सामने तब तक रुकेगी नहीं। क्यों? उस सरफेस को आपने फ्रिक्शनलेस बनाया हुआ है, ठीक है। जितना ज्यादा आप टाइल वगैरह लगाते हैं, जो शीशा लगा के चमका देते हैं एकदम, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स आप क्या कर रहे हैं? फ्रिक्शन फोर्स एकदम कम कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स एकदम कम कर रहे हैं। फ्रिक्शन फोर्स कम होगा तो क्या होगा? मोशन ज्यादा करेगा, ठीक है, या ये ज्यादा दूरी तय करेगा, ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा, यही बातें हो सकती हैं। अब कुछ ना कुछ कंडीशंस तो आएंगी ही जो एक्सेप्शंस होती हैं। अब फ्रिक्शन फोर्स भी कोई यही नॉर्मल सा थोड़ी है कि फ्रिक्शन फोर्स ऐसे फेंका आपने बस फ्रिक्शन हो गया। अगर सरफेस स्मूथ है, स्मूथ, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई ही नहीं होता। फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई बहुत ही कम होता है स्मूथ सरफेस पे, ठीक है। अगर सरफेस है स्मूथ तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ही कम अप्लाई होगा। इफ द सरफेस
is smooth, the friction force will be less. अब इसी को कम करने के लिए कभी कभी आपने देखा होगा फिल्म के अंदर कि उसमें है क्या कहते हैं सरदार, जिसमें कहता तू भी सरदार मैं भी सरदार। उसमें देखा होगा अजय देवगन वो बर्नी लेके जा रहा होता है अचार वाला, और अचानक से वो बर्नी नीचे गिर जाती है तो सारा तेल तेल बिखर जाता है, उसके बाद वो फिसल जाता है। इसका मतलब ऑयल जो होता है, ऑयल के जरिए आप क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को कम कर सकते हैं। फ्रिक्शन फोर्स हो गया कम। अब फ्रिक्शन फोर्स कम हो गया तो फिर मोशन होता ही रहता है, होता ही रहता है, होता ही रहता है। अब बॉल आप फेंकते हैं बहुत तेजी से, लेकिन बॉल फेंकने के बाद वो कहीं ना कहीं जाके तो रुकता है। इसका मतलब रफ सरफेस होता है। रोड कैसा है, रफ सरफेस है। रोड रफ सरफेस है। अगर रफ सरफेस होगा तो जितने ज्यादा वो छोटे छोटे पार्टिकल से टकराएगा बॉल, उतना ज्यादा क्या होगा, रुकेगा। और वैसे भी फ्रिक्शन फोर्स का काम क्या है, मोशन को रोकना, ज्यादा डिस्टेंस ना कवर करने देना। ठीक, फ्रिक्शन कम होगा डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा डिस्टेंस कम कवर करेगा। और कई कई जगहों पे फ्रिक्शन का फायदा भी होता है, यानी उसका प्रॉफिट भी है, और फ्रिक्शन का लॉस भी है। चलिए फ्रिक्शन के बारे में और जानते हैं, जिससे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर भी इसी में कवर हो जाएगा। तो हमारा टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन फोर्सेस। तो फ्रिक्शन फोर्सेस तीन तरीके की फ्रिक्शन फोर्स है। हमने यहाँ देखा कि पहला जो है फ्रिक्शन फोर्स वो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। दूसरा जो फ्रिक्शन फोर्स है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन फोर्स, और तीसरा जो फोर्स आता है फ्रिक्शन में ही वो आता है रोलिंग फ्रिक्शन फोर्स। और आपने इन तीनों को कई बार अलग अलग जगहों पर देखा होगा। इसमें कोई गुंजाइश नहीं कि आपने नहीं देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा। स्टैटिक फोर्स की अगर हम बात करें तो नाम से ही पता लगता है स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक माने रुका हुआ। स्टेशनरी की जब हम बात करते हैं स्टेशनरी मतलब टू स्टॉप। और यहाँ पे मैं ये बता रहा था कि अगर आपने अपने घर में कोई कुर्सी जो है, या कोई टेबल है, या कोई अलमीरा है, जिस जगह पे आप, या कोई बुक है, सिंपल सी बात है, बुक है, टेबल पे आप जहाँ भी रख के गए हैं, शाम को आते वहीं पे पाते हैं। ऐसा क्या है, ऐसा ये है कि जो बुक है, बुक का सरफेस और टेबल का सरफेस दोनों आपस में फ्रिक्शन फोर्स लगा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया था, फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, यानी मोशन को अपोज करता है कि मोशन नहीं होने देगा। ठीक है, जैसे पुष्पा में बोलते हैं झुकेगा नहीं, वैसे यहाँ पे क्या है कि मोशन नहीं होने देगा। तो स्टेशनरी फ्रिक्शन फोर्स जो स्टैटिक वाला है, ये स्टेशनरी है, स्टॉप करके रखता है चीज़ों को। अब इम्पॉर्टेंट है, मैं अगर यहाँ ज़मीन पे सिंपल ऐसे खड़ा हो रखा हूँ, इसका मतलब क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा है मेरे पैर और धरती के बीच में। मेरे पैर और धरती, दो सरफेस का होना तो ये तो आप समझ ही गए होंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है बिल्कुल। स्टेशनरी फोर्स जो है ये सबसे ज्यादा लगता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होता है, मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा चीज घिस जाती है। आपने देखा हो जूते पहने होंगे, सोल्स ऑफ शूज, जूते पहनो या चप्पल पहनो, कई बार क्या होता है, घिस जाती है, हमेशा, कई बार क्या, हमेशा ही घिस जाती है। घिसने का कारण क्या है, घिसने का कारण है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जब जब आप आगे की ओर चलते हैं या पीछे की ओर चलते हैं, एड़ी पे पूरा जोर दिया जाता है और पंजों पे पूरा जोर दिया जाता है, और आप देखेंगे एड़ी के नीचे वाला हिस्सा यानी जूते की सोल या चप्पल की सोल वो क्या होती है, घिस जाती है पूरी पूरी, खत्म। कैसे खत्म, फ्रिक्शन फोर्स, घिस घिस के एकदम। ठीक है, अब अगर इसी फोर्स को देखा जाए, स्टैटिक फोर्स को, तो ये मैक्सिमम होता है। तो आपको सवाल पूछ लिया जाता है कई बार कि ये तीनों फोर्सेस को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। अरे ऑर्डर में तो तब लगाएंगे ना जब तीनों फोर्सेस के बारे में जान जाएंगे।
तो पहला तो ये स्टेशनरी था, ठीक है, स्टैटिक। तो स्टैटिक फ्रिक्शन के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स, मैं बोल रहा था कि वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस स्टैंड पे मेरा मोबाइल लगा हुआ, वो स्टैंड जो है अभी स्टेशनरी पोजीशन में है, रुका हुआ है। इसका मतलब क्या है कि जिस भी चीज़ पे ये स्टैंड रखा हुआ है उसके बीच में और स्टैंड के सरफेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम है, इसलिए ये कहीं हिल नहीं रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई होता है तब स्लाइडिंग फोर्स होता है। यानी आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा और ऑब्जेक्ट रखने के बाद वो फिसल गया, रोल नहीं हुआ, फिसल गया। जैसे मैं यहाँ पे अपने मोबाइल के कवर से आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक बुक लिया और बुक के ऊपर ऐसे, ये देखो, ऐसे स्लाइड किया, तो ये क्या हुआ, सीधा सीधा स्लाइड कर गया है। अब स्लाइड करने की वजह से थोड़ा सा स्टैटिक फ्रिक्शन तो कम हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन कम हुआ है जिसकी वजह से स्लाइड हुआ है, वरना स्लाइड ही नहीं होता। तो स्लाइड होने में सरफेस का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। यानी ये जो स्लाइड करवाता है स्लाइटली लेस फोर्स, यानी स्टैटिक फोर्स से थोड़ी सी ही कम फोर्स लगती है इसमें। ठीक है, स्टैटिक फोर्स से थोड़ा सा कम फोर्स अप्लाई होता है, चीज़ फिसल जाती है अपने आप ही। ठीक, अपने आप ही फिसल जाती। यानी कि फ्रिक्शन between the surfaces is less। यानी अब चीज़ कम घिसेगी। आपने देखा होगा स्लाइडिंग, जैसे आइस हॉकी खेली जाती है या स्ट्राइकर के यूज़ करते हैं ना कैरम बोर्ड पे, तो कैरम बोर्ड पे स्ट्राइकर को मारते हैं तो स्लाइड करता है, रोल नहीं करता, स्लाइड करता है। तो स्लाइड करवाने के लिए दोनों सरफेस के बीच में फ्रिक्शन एकदम कम होना चाहिए। ठीक है, फ्रिक्शन ज़्यादा रहेगा तो फिर तो स्टैटिक है, वो ही लेगा ही नहीं वहाँ से। जब फ्रिक्शन कम रहेगा उसे हम बोलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब एक फ्रिक्शन और भी आता है कि जहाँ पे चीज़ रोल करना शुरू कर जाती है, ऐसे पहाड़ के ऊपर कोई पत्थर टूटा है तो टूटते टूटते वो ऐसे फिसलता हुआ नहीं आता, ऐसे रोल करता हुआ आता है, रोल करता हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है मेरा पेन, अब मैंने इसे ऐसे रखा तो ये रोल कर रहा है। ठीक है, ये रोल कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये आगे आके नीचे गिर जा रहा है। लेकिन रोल हुआ क्यों? रोल होने के पीछे दो कारण हैं। एक तो प्रॉपर तरीके से इसकी बॉडी सर्कुलर हो सकती है, फिलहाल यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, बॉडी सर्कुलर हो सकती है। आउटर सरफेस बॉल भी जो होता है ऐसे स्लाइड करवा सकते हैं आप। इसका मतलब जो आउटर सरफेस अगर सर्कुलर शेप में है या फिर स्फेरिकल है तो आराम से चीज़ रोल कर जाएगी। आपने ट्रेन का पहिया और पटरी देखी होगी, पटरी तो एकदम चमकदार पटरी रहती है, तो आप ये सोच सकते हैं कि ट्रेन ऐसे फिसला भी सकती, स्लाइड भी कर सकती थी, लेकिन नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रेन होती है बहुत ज़्यादा भारी, वेट उसका बहुत ज़्यादा होता है। तो इंजन जो है उस बोगी को यानी उस कोच को खींच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से उसमें पहिए जो लगाए जाते हैं राउंड शेप में, ताकि इंजन जब जोर लगाए, फोर्स लगाए, तो पूरी की पूरी कोच को आगे लेके जा सके, और पहिया तुरंत ऐसे गोल गोल घूमने लगता है, राउंड शेप में चलने लगता है, जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन आता है। बोलेंगे सर गोल गोल घूमने तो लगा, फिर फ्रिक्शन किस बात का? फ्रिक्शन इस बात का है कि भैया फ्रिक्शन, ट्रेन आगे जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। तो ट्रेन का मोशन तो अगर ईस्ट साइड है तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ? वेस्ट साइड में लग रहा है। फ्रिक्शन होगा ही नहीं तो मोशन ही नहीं होगा, सीधे सा मामला ये। फ्रिक्शन होगा ही नहीं
फिर तो ट्रेन किधर को भी चले जा रही है, कहीं भी भागे जा रही है, ठीक है, कहीं भी चले जा रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मैं इस जमीन पे खड़ा नहीं रह पाता, कभी इधर गिरता रहता, कभी उधर गिरता रहता, कहीं फिसल के कहीं चला जाता। फ्रिक्शन होने की वजह से ही तो है। तो रोलिंग फ्रिक्शन चीजों को रोल कराता है। इट रोल्स दी सर्कुलर और सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को रोल कराता है। दूसरी बात, इट हैज लीस्ट फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस, यानी दो ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में सबसे कम फ्रिक्शन फोर्स रोलिंग फ्रिक्शन का होगा, सबसे कम, सबसे ही कम, ठीक है। अब फ्रिक्शन फोर्स अपने लिए अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है, इसके बारे में जानते हैं। और उससे पहले जाने से पहले मैं ये बता दूं कि आपके बुक में सवाल पूछा गया है कि इन तीनों फोर्सेस को जरा डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए। तो पता लग गया कि स्टैटिक फोर्स जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, ग्रेटर, उससे कम फिर होता है स्लाइडिंग, फिर उससे कम क्या होता है, रोलिंग, ठीक है। आप कोई बॉल फेंकेंगे फर्श पे, आराम से चली जाएगी। अरे आपने अपने दोस्तों के साथ देखा होगा ना, फर्श अगर बढ़िया फर्श बना हुआ है, जब फ्रिक्शन लेस हो रखा है, तो आप क्या करते हैं, अपने दोस्त का हाथ पकड़ते और खींचते खींचते आगे की तरफ ले जाते फिसलाते हुए। या कई लोग ऐसे भागते भागते आते, मेट्रो स्टेशन पे देखा होगा, फिसलते हैं, ठीक है, फिसलते हैं और कई बार गिर भी जाते हैं, बाथरूम के अंदर गिर जाते हैं, या घर के अंदर टाइल लगी होती है या पानी फैल गया है पूरी फर्श पे तो उधर भी फिसल जाते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रोलिंग हमेशा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट या फिर स्फेरिकल या फिर सर्कुलर ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, तभी रोलिंग हो पाता है। कई बार होता है अगर ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है तो रोलिंग तब भी हो जाती है, लेकिन वेज होना चाहिए, फिर ऐसे वेज बना रहता है। अगर यहाँ से आप किसी चौकोर ऑब्जेक्ट को भी रखेंगे तो मे बी हो सकता है वो भी रोल करते करते नीचे आ जाए। तो ये सीक्वेंस है कि कौन सी फोर्स सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी कम होती है, कौन सी एकदम कम होती है। तो स्टैटिक सबसे ज़्यादा, स्लाइडिंग उससे कम, रोलिंग एकदम ही कम, ठीक है। चलिए जरा ये देखते हैं कि अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात तो अगर जूते के नीचे सोल पे डिजाइन नहीं बना रहेगा, जूते की सोल पे डिजाइन या जूते की सोल ना हो तो आप तुरंत फिसल जाएंगे। देखा होगा बारिश के टाइम पे फिसलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं, जहां कीचड़ गिर, जहां मड होता है उधर फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग ऑन सोल्स ऑफ शूज, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, TREADING, ट्रेडिंग का मतलब डिजाइन बना रहता है, ट्रेडेड रहते हैं। सोल पे यानी जूते की सोल पे ट्रेडिंग हुई रहती है, जिसकी वजह से वी डोंट स्लिप, ठीक है, और स्किट, ना तो हम फिसलते हैं ना तो गिरते हैं। धीरे धीरे जैसे ही जूते की सोल का डिजाइन खत्म होता जाता है, फिर आप प्लेन सरफेस पे भी फिसल सकते हैं। तो वो जो ट्रेडिंग डिजाइन है, इट होल्ड्स, अगर यहां से लिखना चाहें, इट होल्ड्स और इंक्रीजेज द फ्रिक्शन, यानी फ्रिक्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया भाई, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ गया तो आप आराम से चल पाते। दूसरी बात यह है, ट्रेस ऑन टायर्स, आपने टायर पे डिजाइन देखा होगा, है ना, टायर पे डिजाइन या सीएट टायर्स का एडवर्टाइज आता है, एकदम बढ़िया, एकदम ब्रेक मारता है तुरंत रुक जाती है, सीएट टायर्स बताता भी है, सीएट टायर्स।
अब यहाँ क्या है कि टायर पे अगर ट्रेड रहेगा देन स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स will be maximum after applying brakes। यानी जब ब्रेक्स अप्लाई करोगे तब ये फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। और क्या हो सकता है, कई बार the floors of the offices or schools are made rough। अगर मेट्रो स्टेशन में जाओगे तो नीचे तो मार्बल बिछा हुआ, ग्रेनाइट बिछा हुआ है। ग्रेनाइट एकदम सरफेस को पे जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसे कम कर देता है, फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे कई एरिया में देखा होगा आपने डॉटेड वाला वो लगाया हुआ है, वैसे तो वो होता है जो देख नहीं सकते उनके लिए, लेकिन अगर आपके जूते की सोल खराब हो गई तो आप उस पर भी चल के आराम से जा सकते हैं। वो क्या करेगा, फ्रिक्शन फोर्स को बढ़ा देगा, जिससे फिसलने के चांसेस एकदम ही कम हो जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल में और ऑफिसेज में कई बार ऐसे बहुत सारी जगह तो प्लेन टाइल्स लगाई जाती हैं और बहुत सारी जगह खुरदुरी टाइल्स लगाई जाती हैं ताकि कोई बच्चा फिसल ना जाए। ठीक है, कोई बच्चा फिसल ना जाए। और ऐसा काम आप अब देखेंगे कि जब सीढ़ी बनाई जाती है घर के बाहर या हॉस्पिटल में, तो ज़रूर ऐसा डिज़ाइन बना दिया जाता है रैंप पे, ताकि जब व्हील चेयर पे बिठा के मरीज को, पेशेंट को लेके आए इधर, तो फिसले ना। स्कूल के अंदर भी जब ये ऐसे रैंप बनाया जाता है, छोटी छोटी कटिंग में सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं छोटा छोटा, ताकि कोई भी बच्चा फिसल ना जाए। ठीक है, कोई भी बच्चा फिसल ना जाए। तो इम्पॉर्टेंस तो बहुत है, इम्पॉर्टेंस तो फ्रिक्शन का बहुत है, लेकिन साथ साथ में इसका डिसएडवांटेज भी बहुत है। डिसएडवांटेज क्या है कि भाई जितने भी ट्रेडिंग कर रखी थी सोल पे जूते के, वो एक दिन घिसना ही घिसना है, ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जूते की सोल ख़त्म। अब टायर्स एक टाइम के बाद आपको चेंज करवाने पड़ते हैं। वो टायर छोटे हो गए या फिर उनके ट्रेडिंग जो थी वो मिट गई हैं, अब वो अच्छे से ब्रेक पे काम नहीं कर रही। और अगर ऑफिसेज में और ये में ना लगाया जाए, यानी स्कूल्स में ये रफ टाइल्स वगैरह ना लगाई जाए, तो इससे क्या होगा, फिसलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इम्पॉर्टेंट होने के साथ भी डिसएडवांटेज भी है इसका, लेकिन इस डिसएडवांटेज से बचने के उपाय भी हैं, तरीके भी बहुत सारे हैं, मेथड्स बहुत सारे हैं। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। अब ये जो चीज़ें थी ना, इसे आप ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हाउ टू इंक्रीज फ्रिक्शन को आप इंक्रीज करना चाहते हैं, तो इंक्रीज करने के लिए सरफेस को रफ कर दीजिए, यानी ट्रेडिंग्स बना दीजिए, कुछ डिजाइन्स डाल दीजिए, जिससे क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगा। हाउ टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम कैसे करना है। कई बार मैंने कहानियों में सुना था बचपन में कि जो चोर होते थे ना, अपनी बॉडी पे तेल लगा के आते थे, ताकि जब चोरी करके भागने लगे कोई उनका हाथ पकड़े तो आराम से ऐसे फिसल जाए। ठीक है, इसका मतलब ऑयलिंग करके, बाई अप्लाइंग ऑयल ऑन ऑब्जेक्ट्स और इन मशीन्स, वी कैन रिड्यूस फ्रिक्शन को कम करोगे तो मशीन ज़्यादा टाइम तक चलेगी, वरना फ्रिक्शन अगर ज़्यादा है तो मशीन के पार्ट्स घिस जाते। इसीलिए कार में, ट्रक में या ट्रेन में या फिर बाइक में इंजन ऑयल लगातार महीने 2 महीने पे चेंज किया जाता है। बाय अप्लाइंग grease on the surface,
यानी किसी, आपने देखा होगा जब आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल की चेन पे साइकिल वाले के पास जाते हैं तो ग्रीस लगा देता है वो, या फिर ऑयलिंग कर देता है। ग्रीस क्या होता है? ग्रीस होता है एक घी जैसा, जैसा ये घी का टेक्सचर होता है वैसा ही एक मटेरियल होता है जो कि फ्रिक्शन फोर्स को कम कर देता है, फ्रिक्शन फोर्स को एकदम रिड्यूस कर देता है। तीसरी चीज जो यूज करेंगे वो क्या होगी? बॉल बियरिंग। बॉल बियरिंग, किसी ने वो देखा, स्पिनर्स आते थे पहले, वैसे हाथ में लेके ऐसे घुमाते थे और एक बार आप घुमाओ तो घूमता ही रहता था, घूमता ही रहता था। इसका मतलब उसके अंदर छोटी सी एक बॉल बेयरिंग लगी रहती है, बॉल बेयरिंग ऐसे रहता है वो, और इसके अंदर छोटे छोटे बॉल्स भरी रहती है। और इनको जब आप ऐसे मूव करवाते हो ना तो ये बहुत देर तक मूव करता रहता है। तो जितनी भी मोटर्स होती हैं या वो जो स्पिनर्स होते हैं या फिर पंखा होता है, जो भी मोटर जैसी चीज से चल रहा हो, सबके अंदर बॉल बेयरिंग जरूर लगी रहती है। ये क्या करता है? फ्रिक्शन को कम करता है और तेजी से मूव करवाता है। इज यूज्ड टू रिड्यूस friction in motors, fans, vehicles etc. बहुत सारी चीज जगह हो सकती हैं जहां पे आप इन सब का यूज करके फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। और फ्रिक्शन को कम करना है तो इस सरफेस को स्मूथ बनाइए बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ। ठीक है, सरफेस को स्मूथ बनाओगे, फ्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा, फ्रिक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आप लोगों के समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।